loss of a bank, and there only P&L account we have to prepare, but 2 years data will be given. So in addition to current year, we'll have a previous year figures also. ये पहला और आखिरी समय इस प्रकार का, लेट्स सी कैसे होता है. So let's draw line and read the question. चले सर इसके बाद न्यू चैप्टर आज खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, एक आध माइनर बचेगा वो नेक्स्ट टाइम. आज खत्म, ये नियरली खत्म हो जाएगा. So prepare profit and loss account of Modern Bank on March 9. वैसे तो मार्च 9 है, बट बाजू में मार्च 8 का भी डेटा दिया गया है, एंड रुपीज आर इन थाउजेंड्स. ठीक है. सो नाउ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम है, देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ रिजर्व बैंक, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट 3 आइटम है वो इंटरेस्ट अर्नड है. नेक्स्ट 2 आइटम अदर इनकम है. उसके बाद interest on deposit we have to pay, interest to RBI we have to pay. So next 2 item interest expended hai. Then payment to and provision for employee rent, taxes and lighting, printing, stationery, advertising, publicity, depreciation, director fees, auditor fees, law charges, postage, insurance, repair. ये सब क्या है? Operating expense. Also give necessary schedule. Following item are already adjusted with interest and discount income credit, provisions for tax, provision for doubtful debts, loss on sale of investment, rebate on bill discounted, appropriation. ठीक है. मैंने क्वेश्चन रीड किया, तो पहले हम 2 years का लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देन विल अंडरस्टैंड, एडजस्टमेंट समझेंगे और हम लोग सम भी स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग भी मेरे साथ में स्टार्ट कर दो. मॉडर्न बैंक लिमिटेड, please start now. Let's ready 2 years data. ठीक है. Income, so this is 13, 14, 15, 16. प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज को शेड्यूल नंबर नहीं होता. प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड.
अप्रोप्रिएशन में 6 लाइन छोड़ दो। फिर आपको सब शेड्यूल ड्रॉ का 2 years के है। March 9, March 8, rupees 17,000 schedules to accounts. Interest earned other income, interest expended, ठीक। March 9, payments to and provisions for employees। याद है ना हम लोग कैसे लिखते हैं? पीआरपी अड्डा। पीआरपी क्या है? परिणीति प्रियंका चोपड़ा के बीच में राहुल गांधी अड्डे में गए। क्यों? लेट नाइट पार्टी करने के लिए। कहाँ? रियो सिटी में। याद आया? रेंट, टैक्स and lightings। Printing and stationery, publicity, depreciation, auditor's fees, low charges, postage, telephone and telegraph, repairs and maintenance, insurance, other expenses। बाद में 17 number schedule but
विदाउट नंबर, तो वो है दैट इज वर्किंग्स फॉर प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। सर यस सर, हमारे सेमेस्टर एंड एग्जाम्स की कुछ टेंटेटिव डेट्स आए क्या? यस, मैं कल ही डिस्कस किया था। कल किसके बैच में डिस्कस किया था? कल किसके बैच में था मैं? कल किसका लेक्चर सर था? डिविजन बी डिविजन का वो सर। नहीं, कल बी डिवीजन किधर था? सर फिर मेडिकल ही होगा। नहीं, तुम्हारे बैच में नहीं डिस्कस किया था, मैं ही किया था मैंने। देखेंगे, लेट्स सी इफ आई गेट टाइम आई विल डिस्कस। आई थिंक सो मैंने ग्रुप पर भी रखा है। टेंटेटिव एग्जाम डेट है ना 20 अक्टूबर। फर्स्ट टू 13 नवंबर वैकेशन है। क्लियर? सर ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे एग्जाम्स? ऑनलाइन। पहला तुम फटाफट लाइन ड्रॉ करो। ये किसने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा ऑनलाइन ऑफलाइन? सर मैंने। कौन है तू? तनिष्क। तनिष, तू कैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ सकता है? इधर हमारे बॉम्बे में आने के वादे हैं। सर इसीलिए तो पूछा क्योंकि आ नहीं पा रहे ना इतने टाइम तुम से। जल्दी जल्दी खत्म करो। इफ आई गेट ए टाइम विल डिस्कस। हाँ, लास्ट में। टाइम मिलना यस सर, चाहिए। लिख लिया। हाँ, I think so we'll get a time 5-7 minute we'll discuss, don't worry। हाँ, एंड मैं टेंटेटिव शेड्यूल भी आपके उसके पर भेजे, I'll send। मैंने भेजा भी है एक बार यूनिवर्सिटी शेड्यूल, मे भी आप समझ नहीं पाए होंगे। आई थिंक सो आई हैव सेंट, बट डोंट वरी, आई विल डिस्कस आल्सो। चलिए, इफ यू हम शुरू करें। ठीक है, सबसे पहला है ना, एक एडजस्टमेंट समझ के रखते हैं। आप मुझे मदद करें, डोंट वरी, आई विल डिस्कस। If I forget तो मुझे याद करवाना। Following items are already adjusted with interest and discount। Interest and discount क्रेडिट माने इनकम है। Following item are already adjusted, कुछ एडजस्टमेंट हो गया है। If they are proper not to worry, if they are not proper तो आपको ठीक करना होगा। जैसे कि हमने टैक्स प्रोविजन पीएनएल में एडजस्ट किया है। पता है टैक्स प्रोविजन की जर्नल क्या होती है? टैक्स की जर्नल पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स तो बैलेंस शीट आइटम होती है। ओके, एंड पीएनएल में कहां आता है ये टैक्स? प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में आता है। अब प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में लिखने के बदले में डिस्काउंट एंड इनकम में लिख दिया। अब मैं क्या करूं बताइए? जर्नल एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स इज पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी आइटम एंड पीएनएल डेबिट इज अ प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी हेड में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नीचे होता है। बट instead of they writing in provision and contingency, by mistake they've adjusted in discount and interest income। क्या करूं? Very simple, take out from interest and discount income and write in operating expense। Now when I take out provision for tax expense from interest and discount income, तो ultimately मेरी income, discount income increase हो जाएगी कि down हो जाएगी? If I take out tax expense from the income, what will happen to my interest income? Will it become more or less? सोच के बोलो। More. More is right answer, very good। So add back in interest and discount income and write in provision and contingencies। I repeat if you want, provision and contingencies।
कि हमने पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री किया होगा, पीएनएल में डेबिट किया है, बट वो पीएनएल में इंटरेस्ट इनकम अकाउंट के अंदर चला गया, वो गलत है। उसका तो सेपरेट हेड है, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, वहां जाना चाहिए। So take out from interest and discount income, write in provision and contingency. But when you take out the expense from expense out होता है तो इनकम इंक्रीज हो जाएगा। इवन नेक्स्ट में सेम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या जर्नल एंट्री होती है? पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स तो बैलेंस शीट के आइटम है, पीएनएल में डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पीएनएल में कहां जाता है? प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी, लेकिन हमने गलती से इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम में लिख दिया। सो टेक आउट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम, राइट सेपरेटली इन प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज। तो वही इसका और इसका सेम आंसर, एड बैक इन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम एंड राइट सेपरेटली इन प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी। कितने लोग को ये बातें समझ में आया है, अंडरस्टैंड किया है? तो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो। दिस थिंग यू हैव अंडरस्टूड, देन आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो। आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो। कितना लोग का आई फॉर इंटेलिजेंट आया है? बोलिए बोलिए बोलिए। आई फॉर इंटेलिजेंट, 18 ऑफ यू आर विथ मी, वेरी गुड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पता है आपको लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा कहां जाता है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की सही जगह है अदर इनकम में नेगेटिव आइटम। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम में नेगेटिव आइटम होता है, जैसे कि कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज इनकम, लोकल रेंट रिसीव्ड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो याद रखना, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम में ऐसे नेगेटिव जाता है, बट उन्होंने तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम में लिख दिया, तो क्या करूं? टेक आउट फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम, राइट इन अदर इनकम। तो आपको करना वही होगा, एड बैक in interest and discount and write in other income as a negative item, क्योंकि ये एक्सपेंस है, ये भी लॉस है। सो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की सही जगह है अदर इनकम में, बट उन्होंने गलती से इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम में लिख दिया है। सो टेक आउट फ्रॉम देयर, राइट इन अदर इनकम एज अ नेगेटिव आइटम। बट नेगेटिव आइटम माने लॉस माने एक्सपेंस, जब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम में से कोई एक्सपेंसेस हटा देते हैं, इनकम विल बी मोर। नेक्स्ट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्या कहना है? आप में से किसी को आंसर देना है। उन्होंने रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम में एडजस्ट किया है, किसी को बोलना है माइक में? इंटरेस्ट रिबेट ऑन डिस्काउंटेड क्या होता है? डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मींस डिस्काउंट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये तो करेक्टली एडजस्ट किया है, ये करेक्टली एडजस्टेड किया है कि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से हटा के लायबिलिटी में लिख देंगे। इट्स राइट, सो नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। कितने लोगों को समझ में आया? एस वर्ड टाइप करो, रिबेट। रिबेट समझ में आया? एस वर्ड टाइप करो कि नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि इट इज करेक्टली रिकॉर्डेड। वेरी गुड, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, 18 ऑफ यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखो, अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंड हो गया है एंड इंस्टेड ऑफ 25 अभी 20 हो गया है। तो आज के बाद हम लोग 20% यूज करेंगे, नॉट भी लिखवा देंगे। आई नो पहले वी हैव डन द सम विद 25%, बट नाउ इट इज अमेंडेड एंड नाउ ऑनवर्ड वी विल यूज 20%। ओके, स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड 5% टू रेवेन्यू रिजर्व, लेकिन ये तो जब प्रॉफिट आएगा तब करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 years का डेटा है, वी हैव टू 2 years का डेटा है, वी हैव टू बी केयरफुल। सबसे पहले इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम 2045, उसमें सब एडजस्टमेंट है। देखो कैसे करता हूँ, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम करंट ईयर का इनर कॉलम, क्योंकि सब एडजस्टमेंट करना है ना। 2045 पता है ना, इसमें हमको ऐड बैक कर देना है क्या? एडजस्टमेंट 1, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड बैक कर देना है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी ऐड बैक कर। आई एम टेकिंग आउट द एक्सपेंसेस फ्रॉम हियर। कितना है? आप एडजस्टमेंट 1 चेक करो,
क्या एडजस्टमेंट 1? प्रोविजन फॉर टैक्स को हटा दो 148 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 92 को हटा दो. 148 and 92 को हटा दो, टेकन आउट. एंड वेयर विल आई राइट? क्या आप में से कोई बोलना चाहता है? वेयर विल आई राइट प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डाउटफुल डेट्स? वेयर विल आई राइट? Provision for tax and provision for doubtful debts. We'll write in provision and contingencies, provision for tax and provision for doubtful debts. Interest and discount income is we have taken out, and we are writing separately in provisions and contingencies, provision for tax and doubtful debt. Because you are taking out the expense, you have to add back to the income. Income will become more. Okay. Then loss on sale of investment, same, out कर दो इधर से. Loss on sale of investment 12 रुपीज एड बैक कर दो एंड राइट इधर थर्ड लाइन में, थर्ड या तो फोर्थ लाइन में. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट थर्ड फोर्थ लाइन में. Rebate on bill discounted correctly adjusted. So no further adjustment. Take the figure outside. Take the figure outside. Take the figure outside. No further adjustment. एंड बाजू में कंपैरिजन के लिए प्रीवियस ईयर का फिगर भी लिख सकते हैं, लिखना ही है. प्रीवियस ईयर का कितना है? 1427. प्रीवियस ईयर इज 1427. कितने लोग को ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया? तो वाई वर्ड लिखो, अंडरस्टूड. यस, ऑल एडजस्टमेंट कंसर्निंग एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स, डाउटफुल डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. वाओ, 17 of you are there with me. Deepam fastest था अभी. Tanish followed by him, and of course IUC as usual. सब लोग है. Nice, very nice, बहुत अच्छा. Good, very good. चलिए. So हमारा एडजस्टमेंट 1 हो गया. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज करेक्टली एडजस्टेड, नो रिक्वायर्ड. एप्रोप्रिएशन तो व्हेन आई गेट प्रॉफिट आई डू इट. सो अभी मुझे सीक्वेंस में सब ट्रांजेक्शन लेना है. दिस इज फॉर करंट ईयर एंड दिस इज फॉर प्रीवियस ईयर. तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 112. इनकम मतलब इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होता है ना. So that's 112 in the current year. देखो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम में है. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर इनकम में है, बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कम्स इन इंटरेस्ट इनकम. 112, 114. Then interest on balance with Reserve Bank. On balance with Reserve Bank of India, and that's 177 and 155. Interest on balance with Reserve Bank of India. The next two items, commission exchange brokerage and profit on sale of investment. Commission exchange brokerage. Commission exchange and brokerage income is current year 712 and previous year 722. Previous year 722. Profit on sale of investment is 122 and 12.
ये सब यहाँ दिया गया है. You can see all that here. So I'll just finish this. अभी मैं इधर आया हूँ. Interest on deposit and interest to RBI. Interest to deposit means interest paid, expended, and interest to RBI is also interest paid. So interest on deposit, $822 and $612, $147 and $127. चले, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट टू आरबीआई यहाँ तक खत्म हो गया. अब यहाँ पेमेंट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज एंड रिपेयर मेंटेनेंस, ऑल देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सबके सब, सबके सब. ठीक है. स्टार्ट करें. सो करंट ईयर 855, लास्ट ईयर 727. 855, 727. Then rent taxes, current year 179, last year 158. Then printing stationery, current year 212, last year 147. Then advertising and publicity, current year 98, last year 112. Directors fees, current year 212, last year 148. Then depreciation, current year 98, last year 98. Then auditors fees, current year 110, last year 110. Law charges 150, 152 and 50. आपको पता है 10 to 14 सितंबर गणपति की मुंबई में छुट्टी होती है यूनिवर्सिटी में. 10 सितंबर to 14 सितंबर, unless somebody takes extra lecture with your permission. नहीं, हम लोग छुट्टी रखेंगे, पर एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है तो उसके बाद लेंगे. We'll give you holiday only, don't worry. So law charges, postage 62.48, postage 62.48. So 10 to 14 September छुट्टी है, 5 days. इन बाद में repair 66.57. Insurance 52.42. सब ट्रांजेक्शन खत्म हो गया. एडजस्टमेंट 1 ओवर, सेकंड तो प्रॉफिट मिलने के बाद मिलेगा. टेक्निकली सब खत्म ही हो गया है. टेक्निकली ऑल ट्रांजेक्शंस आर ओनली ओवर. सबका टोटल करिए. 2297 plus 112
plus 177, that is 2586. And here 1427, 114, 155, 1696. Say 112, 822, and 734. Twenty-two, 147, 969. One 39. ये टोटल करिए 855 plus 179 plus 212 plus 98 plus 212 plus 98 plus 110 152 266 2096. One 697. अग्यार वागे 11 वागे कहीं नहीं. चलिए लिख दिया, चेक कर दो सब टोटलिंग. मेन आंसर में लिखो 2586. One 696. चेक करते जाओ. Two 2096. 240. प्रॉफिट कैलकुलेट करो. 103 इधर -6. चेक करो यहां तक बराबर है क्या आपका. चेक अप टू दिस, फिर आगे की बात करते हैं. चेक अप टू दिस. Now first have to complete previous year calculation.
चलिए, अभी प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड तो ऑब्वियसली नील है, फिर ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व भी नहीं है, लॉस है तो वैसे होगा कितना, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। पहले कितना था, पहले 25% था, तो ये भी नहीं आएगा। एंड ट्रांसफर टू रेवेन्यू रिजर्व भी नहीं आएगा। 5% of net profit. And lastly, balance carried to balance sheet. Lastly, balance carried to balance sheet. So let us complete that. हम लोग ये कंप्लीट करें, पहले प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करो, पहले प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करो तो कटो। हाँ, पहले प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करो और कुछ कर दी बंद एम बंद। पहले प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करो। क्या बता सकते हैं बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा, -6 रिजर्व एंड सरप्लस साइड में। अभी का नेगेटिव बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में चलिए, तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 103। उसका पहले 25% हम ट्रांसफर करते थे, अभी बैंकिंग रेगुलेशन का अमेंडमेंट के बाद 20% करते हैं। मैं नोट लिखवा देगा ये बात 20% की। चलिए स्टार्ट डूइंग इट। सो 20% ऑफ 103 कितना हो, 20.6 एंड 5% हो जाएगा 5.15। बता तो बैलेंस कितना आ गया, कितना हो गया 71.25। चेक कर लेना, कैलकुलेशन खाली चेक कर लेना। In that case, this sum is over in all respect. किसको ये पूरा सम समझ में आ गया, आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो। एक भी आई नहीं आया है। जिस सम सी इंटर के लिए मैं हमेशा क्रैश कोर्स में कराता था एंड लास्ट एग्जाम में पूछ भी लिया उन्होंने। आई यूज्ड टू ऑलवेज डू दिस सम, सेम सम सेम अमाउंट सब कुछ। कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया तो सी लिख दो, आई विल गो फर्दर। कंप्लीट हो गया तो सी लिखो, आई विल गो फर्दर। तनिष्क का हो गया, बाकी सबका हो गया।
ओके, आगे चले। सम इज ओवर। एक नोट लिख दो, ये नोट व्हाइट मार्जिन होता है ना नोटबुक में, वहां ऊपर लिखो, ताकि जब भी हमारा नोटबुक खुले ध्यान जाए। ड्यू टू अमेंडमेंट इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, transfer of profit to statutory reserve, जिसका दूसरा नाम है रिजर्व फंड, is changed to 20% in place of 25%। ठीक है, एक कॉमन नोट है अपने ऊपर। सो मैंने पहले, आई नो कोई कोई सब में मैंने 25% किया है, लेकिन अभी एग्जाम में आएगा तो आपको 20% का पूछेंगे, और डिफॉल्ट एडजस्टमेंट है तो आपको 20% यूज करना है। चलो आगे का सम पर चलो। हो गया तो O ओवर टाइप करो। सो आई विल गो फॉर नेक्स्ट वन। हो गया तो जल्दी जल्दी O ओवर टाइप करो। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टार्ट राइटिंग। आई डोंट हैव कॉन्सेप्ट नंबर, मेरा मिस हो गया, सब नंबरिंग आउट हो गया है। कॉन्सेप्ट नंबर जो भी है उसका नाम है कैपिटल। सीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, और आप जो बैंकिंग में भी करियर करना चाहते हैं एमबीए के बाद, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। अभी एक मिनट के लिए रुक जाओ, आई जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्या है, लिखना मत। सपोज ये बैलेंस शीट है, मेरा लोन्स एडवांसेस एंड एसेट्स से 1000 करोड़ है। पता है ना पैसे कहाँ से आते हैं? ओन फंड, ओनर्स फंड, यहाँ तो बोरोड फंड। ओनर्स फंड में क्या होता है? कैपिटल एंड रिजर्व। अब क्वेश्चन है कि बैंक का जो 1000 करोड़ है, तो सामने हमारा कुछ अपना मिनिमम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा चलेगा क्या? 1 करोड़ हमारा है, 999 करोड़ बोरोड है, तो कितनी रिस्क हो जाएगी? बिकॉज व्हेन दिस पीपल आस्क मनी, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, बहुत रिस्क हो जाएगी। सो कितना होना चाहिए? तो उसके लिए एक कमिटी का अरेंजमेंट किया था। वो कमिटी का नाम है बेसेल कमिटी। उन्होंने रिपोर्ट दिया था, तो उसको बोलते हैं बेसेल कमिटी रिपोर्ट। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च किया होगा, एंड दे केम आउट विद दिस आंसर 9%। मतलब फॉर एवरी 100 रुपीज का लोन्स एंड एडवांसेस एंड एसेट्स है, तो ओनर्स का मिनिमम 9 तो होना ही चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। सो उसको बोलते हैं कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। किसने बताया ये बात? बेसेल कमिटी, और बाद में रिजर्व बैंक ने फॉलो किया। ठीक है, आज के बाद आप जब क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे ना बैंकिंग का, एवरी 3 मंथ लिस्टेड बैंक होती है ना, सब मोस्ट बैंक्स आर लिस्टेड, एवरी 3 मंथ वो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब न्यूज़पेपर में प्रिंट करते हैं, कंपलसरी है। तो दैट टाइम देखना आप, खास वो एक इसके बारे में लिखेंगे। कोई बैंक लिखेंगी माय कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो इज 12% से गोन अप टू 13%, कोई बोलेगा 15 से इट हैज गोन अप टू 17% एंड सो ऑन। सो कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो मीन्स ओनर्स का मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए। कितना परसेंट बताया बेसेल कमिटी वाले ने? 9%। बट उसका एग्जैक्ट जो मैथमेटिक्स है कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम सीखने वाले हैं, हमको याद भी रखना है। तो आपको लिखना स्टार्ट करना है। स्टार्ट राइटिंग, लिखना स्टार्ट करो। एज पर
Basel committee report every commercial bank should maintain its capital adequacy ratio minimum 9%। ठीक है, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय risk adjusted weighted assets and OFF ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या होता है पता है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में समझाएगा। एंड क्योंकि ये रेशियो है वी एक्सप्रेस इट इन परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग 100। ये फॉर्मूला है। अब हमें इसका एक एक का मीनिंग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिटल। तभी तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कैपिटल एंड रिजर्व, बट एक्चुअल टेक्निकल मीनिंग अलग है। लेट्स लर्न वन बाय वन। शुरू करें। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। Calculated as follow. Tier 1 capital. Tier 2 capital. ये Tier 1 Tier 2 का क्या है? ये क्या होता है आपको पता है? Tier 1 सिटी कौन सी है? Tier 1 सिटी, कैन यू टेल मी Tier 1 सिटी कौन होता है? बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। दिस फोर मेन सिटीज आर Tier 1 सिटी। और Tier 2 में अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, ये जो भी है बड़ी बड़ी सिटीज अदर देन Tier 1, वो सब Tier 2 में आता है। सो Tier 1 मतलब मेन। सो Tier 1 कैपिटल माने मेन कैपिटल। अच्छा, मेन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। Tier 1 कैपिटल also known as core capital। Tier 1 capital also known as core capital है। paid up equity share capital plus all reserves and surplus except revaluation reserves।
अब ये जो भी आंसर आएगा उसमें से क्या करेगा, मैं बताएगा, सब समझाएगा अभी। हम लेस इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स subsidiary. I'll explain this. Less fictitious assets, losses, intangibles. ये हो गया मेरा Tier 1 capital. Let us understand this. Tier 1 capital. So equity capital तो हम लोग सब समझते हैं. All the reserve, but excepting revaluation reserve. ये छोड़ के, that's okay, क्योंकि revaluation reserve तो only bookkeeping entry होती है. What is the meaning of the word less equity investment in subsidiary? सुनो, लिखना मत. जो बैंक है वो बहुत सारा सब्सिडरी अलग अलग बिजनेस के लिए ओपन करती है. जैसे कि ब्रोकिंग बिजनेस के लिए अलग सब्सिडरी होती है, ट्रस्टीशिप बिजनेस के लिए अलग सब्सिडरी होती है. दे ओपन सो मेनी सब्सिडरी. अब सब्सिडरी ओपन करना मतलब उधर पैसा रखना पड़ता है ना, तो वहां के इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स होता है ना. जितना भी सब्सिडरी में मैंने मेन बैंक ने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स किया है, उतना पैसा मेन बैंकिंग बिजनेस से तो बाहर चले गए ना. मैंने क्या बोला, जितना पैसा मैंने सब्सिडरी कंपनी में एज ए बैंक इन्वेस्टमेंट किया, उतना पैसा मेन बैंकिंग, it has gone out, so that is why we are deducting it. सेम वे बैंक की बैलेंस शीट में कुछ लॉसेस है, इंटेंजिबल्स है, फिक्टिशियस असेट्स है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो भी माइनस कर देंगे एंड वी गेट टियर 1 कैपिटल. अभी कभी कभी एग्जाम में ओनली क्वेश्चन पूछते हैं कैलकुलेट टियर 1 कैपिटल, 4 मार्क हो सकता है. कितने लोग को टियर 1 कैपिटल समझ में आएगा? वो टी टाइप करो कि टियर 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे. टियर 1 बैलेंस शीट से टी टाइप करो. टी मीन्स टियर 1. वेरी गुड, 17 ऑफ यू मेरे साथ में, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग. कैलकुलेशन ऑफ टियर 2 कैपिटल, उसमें एक ही ट्रांजेक्शन है, सो नॉट टू वरी. कैलकुलेशन है टियर 2 कैपिटल. चलिए आगे. हेलो, हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए. तो ठीक है, लीव इट ना. नहीं, आप अपने आप से अप्रूव रिजेक्ट जो भी कम आपका कमेंट लिख के भेज दो. बच्चा बीबीआई लेता है कि नहीं लेता है, यू आर नॉट कंसर्न. यू सिंपली राइट योर कमेंट एंड सेंड इट. आपके हिसाब से अप्रूव होता है अप्रूव लिखो, आपके हिसाब से रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट लिखो. अरे मैं ऑनर्स की बात कर रहा हूँ. ही डजंट वांट टू टेक इन ऑनर्स, राइट? सो आपके पास फॉर्म आया है.
ऑलराइट, चलिए टीयर 2 कैपिटल बताइए कैसे करेंगे, आप लिखना स्टार्ट करो। रिवैल्यूएशन रिजर्व लेस 55% डिस्काउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व लेस 55% डिस्काउंट। कोई स्टूडेंट सोच रहे आयुषी व्हाई 55 ओनली, तो आंसर ये है कि जो बेसल कमिटी है दे मस्ट हैव डन वेरियस रिसर्च एंड अकॉर्डिंगली दे मस्ट हैव फाउंड आउट कि 50, तो ये हो गया मेरा टीयर 2। मतलब उसका लॉजिक फिर 55 क्यों का आंसर हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, कि व्हाई 55, व्हाई नॉट 54 एंड 60 और 50। ओके, नोट टीयर 2 कैपिटल cannot exceed tier 1 capital. Tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. Tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. So tier 1 capital हम समझ में आ गया है, tier 2 capital भी हमको समझ में आ गया है। Of course tier 2 का total capital cannot be more than tier 1, extra है तो extra भूल जाना होगा, and tier 1 plus tier 2 मिलकर total capital होता है। अब बताओ मैं क्या समझाऊं आपको, फॉर्मूला देख के बताओ, what do I do next? नेक्स्ट क्या समझाऊं मैं आपको, what is risk adjusted weighted assets and off balance sheet item, ये भी मैं समझाने जा रहा हूं आपको। I'll tell you वो क्या है, मैंने नहीं समझाया है। आप देखेंगे बैलेंस शीट की जो आइटम है एसेट्स वगैरह की, उसको अलग अलग कैटेगरी के रिस्क जोन में डिवाइड किया है, किसकी 0% रिस्क है, किसकी 20%, किसकी 100%, वी विल सी वो क्या है, अभी अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा कॉलम बनाना है, जस्ट 1 मिनट। क्या लिखेंगे आप हेडिंग में, रिस्क एडजस्टेड weighted assets and off balance sheet items, that is contingent liabilities। ओके, risk adjusted balance, risk adjusted weighted assets and off balance sheet item, ठीक है। उधर लिखो all the assets item मतलब contingent liability are assigned following risk weight। हम देखेंगे वो क्या है। Assets and contingent liability, percentage of risk weight। सीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 मार्क्स के लिए, हमारे लिए 3 मार्क और 5 मार्क हमारे लिए। ओके, फर्स्ट कैश इन हैंड,
cash with Reserve Bank of India, money at call and short notice, loans and advances guaranteed by central or state government, advances guaranteed by public sector undertaking of central government. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या लगता है ये सब में आपको रिस्क कितनी लगती है? सोच के बोलिए। कैश इन एंड कैश विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, एडवांसेस जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट गारंटी करती है, एडवांसेस जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब में आपको रिस्क कितनी लगती है? इंडिया में 0%। इसकी रिस्क 0% माना जाता है। ठीक है। सेकंड, बैलेंस विथ अदर बैंक, लोन टू बैंक स्टाफ, इसके लिए रिस्क 20% है। ऑल अदर एसेट्स 100%। ये बेसल कमेटी का है। अच्छा, हमें याद भी रखना है, एज ए स्टूडेंट याद रखना है। एक्चुअल रिपोर्ट तो है ना 20-30 पेज का है, मतलब ये परसेंटेज किसका 0 है, 20 है, 50 है, 125 है, बट वी डोंट हैव टू रिमेंबर दैट 20 पेज का रिपोर्ट। सो उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना याद रखना है। मैंने कैसे याद रखा? आंसर बहुत सिंपल है। जहाँ पैसा एकदम सलामत है, कैश इन एंड कैश विथ रिजर्व बैंक, मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, एडवांसेस गारंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एडवांसेस गारंटेड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 0% है। जहां जहां भी बैंक है वर्ड, वो सब 20%, और जो नहीं समझता है वो सब 100%। जो नहीं समझता है वो सब 100% है, जो एब्सोल्युटली सेफ है वो 0% है, एंड जहां जहां भी बैंक वर्ड है वो 20%। दिस इज हाउ आई हैव रिमेंबर्ड इट एज ए स्टूडेंट। क्योंकि ये ये मार्क की गेम में तो मुझे मार्क्स ही आना चाहिए ना, तो मुझे याद ही रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं याद रखना है अभी इसमें तो। ठीक है, आगे चले। अभी है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, उसको बोलते हैं ऑफ, उसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? वही कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब AE&O बोलते हैं, पता है ना, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन गारंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। तो कितना लिखूं? आंसर 0%। AE&O guaranteed by other banks, %20, all other AEO 100%। रियल एस्टेट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी रिस्क बहुत ज्यादा होता है।
150%। कोई सोचता है 150% कैसे, 100 तो समझ गया। आंसर बहुत सिंपल है। कभी कभी पुराना पैसा वसूल करने के लिए वी गिव मोर मनी, वो भी डूब जाता है। अंश, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपके, तनिष्क तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है, आपने कोई फ्रेंड को 2000 रुपीज दिया है, ओके, वो दे नहीं रहा है, आपको एक दिन मिल गया तो सामने से बोलता है कि मुझे पता है आई हैव टू गिव यू तनिष्क 2000, बट तू एक काम कर दे, मुझे और 1000 दे दे, फिर मैं तुझे साथ में 3000 रुपीज देगा। क्या लग रहा है, मैं एक्स्ट्रा 1000 दिया तो मेरे को मिलेगा, या वो भी 3000 चला जाएगा, 2 + 1 3 जाएगा? क्या लग रहा है आपको तनिष्क, अंश? सर नहीं मिलेंगे। यू अंडरस्टैंड कि रिस्क जो 2000 दिया उससे भी रियलिटी में ज्यादा हो सकती है। यस सर। सो रियल एस्टेट में ऐसा होता है। आई रिमेम्बर ए कंपनी ने 50 करोड़ का लोन लिया था यस बैंक से, वो बिल्डिंग कंप्लीशन के लिए, वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो पता है वो कंप्लीशन के लिए यस बैंक को और 15 करोड़ देना पड़ा, वरना वो पहले का भी 50 चला जाता था। यू गॉट इट? सो दिस इज ए पिक्यूलर टू रियल एस्टेट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे, और जब एक्चुअल सॉल्यूशन करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड बेटर कि हम लोग कैसे कर सकते हैं ये सब, और कैसे पूछेंगे, और टियर 1 टियर 2 वगैरह का क्या यूज है हमको। सो लेट्स राइट वन क्वेश्चन। 12 मार्क का सीए में पूछा गया क्वेश्चन है, एंड हमारी नोट्स में नहीं है तो मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। कॉमर्शियल बैंक has following capital fund, yeah, and assets. Find its capital adequacy ratio. ठीक है, so particulars, and rupees in crore. Paid up equity share capital, ₹750 crore. Statutory reserve, 150 crore. Securities premium, 150 crore. Capital reserve includes revaluation reserves, 40 crore. फिर assets, capital reserve is 90 crore. Assets, cash with RBI, claims on bank, other investment. Loans and advances, guaranteed by
Central and state government. Loan granted to bank staff against mortgage of loan, against mortgage of flats. Other loans, premises, furniture, and other assets. Intangibles, पता है ना, इंटेंजिबल्स मतलब लॉसेस, और कैपिटल फंड से टीयर 1 में माइनस हो जाता है. ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मतलब समझते हैं ना, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. एक्सेप्टेंस, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. एंडोर्समेंट and letter of credits. Letter of credit is nothing but bank guarantee. क्वेश्चन खत्म हो गया. एग्जैक्टली ये 12 मार्क का सम था. इनफैक्ट व्हेन माय सन अपीयर्ड इंटरमीडिएट सीए, मुझे याद है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन हो गया तो मुझे बोलना, हम लोग सम स्टार्ट करेंगे. Once finished, let me know. C4 कॉपी कर दो. once finished, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. F लिखो ना, F फिनिश्ड. इसी लिख दिया, ठीक है, इट्स ओके. कॉपी हो गया. क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सॉल्यूशन, आंसर, आंसर. आंसर. मुझे कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूला ही लिख डालता हूं. कैपिटल एडेक्वेसी, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो के एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं. क्या है फॉर्मूला? कैपिटल फंड डिवाइड बाय व्हाट? रिस्क adjusted weighted assets and off balance sheet items into 100 to get percentage, right? Okay, after that I'll use कैलकुलेशन करने के लिए दैट अमाउंट इधर ही लिख देंगे. अब वर्किंग में हम लोग कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे. रिस्क एडजस्टेड वेटेड एसेट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, वो भी कैलकुलेट करेंगे. ये अभी सिखाया है, अभी हम सम के साथ अच्छी तरह से समझेंगे. क्योंकि हमें कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले वो लिख देता हूं. क्लियर? ओके, अभी कैपिटल फंड चेक करें.
कैपिटल फंड, आप मुझे मदद कर सकते हैं कैपिटल फंड के लिए? सो टीयर 1 कैपिटल पहला बात करते हैं. सो पेड अप कैपिटल टीयर 1 में आएगा. ऑल द रिजर्व एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व टीयर 1 में होता है. सो स्टैट्यूटरी रिजर्व भी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा. व्हाट अबाउट कैपिटल रिजर्व? आएगा, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा. सो 90 करोड़ कैपिटल रिजर्व में से 40 करोड़ रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस करेंगे तो 50 करोड़ का आएगा. ठीक है, वो टीयर 1 में आएगा. अच्छा, और माइनस क्या करते हैं? माइनस याद करिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी माइनस करते हैं, जो मेरे प्रॉब्लम में नहीं है क्योंकि उतना पैसा बैंकिंग बिजनेस से बाहर चले गए. लॉसेस पास 15 रुपीस है इंटेंजिबल, वी गेट टीयर 1. टीयर 2 कैसे मिलता है? वेरी सिंपल, कैपिटल रिजर्व में से 55% डिस्काउंट माइनस कर दो तो मुझे टीयर 2 कैपिटल मिलता है. तो लेट्स राइट इट. इतना लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड. Tier 1 capital. Paid up capital. Plus statutory reserve. Plus securities premium. Plus capital reserve. कैपिटल रिजर्व 90 करोड़ है, लेकिन उसमें से क्या नहीं लेना है याद करिए. जो नहीं लेना है, याद आया? सो पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस स्टैट्यूटरी रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस कैपिटल रिजर्व. ठीक है, अब आप बताएंगे मैं एसेट से क्या माइनस कर सकता हूं? कैन यू टेल मी? लेस व्हाट? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडियरी. जो हमारे प्रॉब्लम में नहीं है, होता था तो माइनस करते थे. और क्या लेस है? लॉसेस एंड इंटेंजिबल्स जो है, मतलब बैलेंस शीट में एसेट में तो है, लेकिन रियलिटी में एसेट ना होते हुए लॉसेस है. सो व्हाट वी गेट नाउ इज टीयर 1 कैपिटल. What we now get is tier 1 capital. ओके, अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टीयर 2 कैपिटल. नाउ वी विल कैलकुलेट टीयर 2 कैपिटल. क्या आप में से कोई बता सकते हैं टीयर 2 कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल ओरली, वेरी सिंपल ओरली बता सकते हैं टीयर 2 कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस, टीयर 2 कैपिटल कैलकुलेट करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस 55% डिस्काउंट. Tier 2 capital.
कैसे कैलकुलेट करेंगे टीयर 2 कैपिटल? रिवैल्यूएशन रिजर्व 40 करोड़ है ना, $55% डिस्काउंट। सो टोटल कैपिटल फंड बताइए टीयर 1 प्लस टीयर 2। कितना लोग का समझ में आया टीयर 1 कैपिटल कैलकुलेट करने का? आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो। सी, जो कन्वेंशनल पेपर होता है ना, तो मैं 12 मार्क का पूरा ये जो सम जैसे हम दिया है, जैसे द वे इन विच वी आर सॉल्विंग नो, वो हम पूछेंगे। बट सपोज ये 5 मार्क का मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है, नो 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है, तो आई मे नॉट आस्क कंप्लीट सम की कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बिकॉज दैट टेक्स मोर टाइम। तो मैं सम देने के बाद ओनली आपको टीयर 1 कैपिटल कैलकुलेशन करने को पूछ सकता हूँ, यू नो, लाइक दैट वी आस्क। अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? रिस्क एडजस्टेड वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। शुरू करें। कितनी कॉलम्स आएगी? देखो, ये जो भी असेट्स एंड ऑल लिस्ट है, दैट विल बी वन कॉलम, अमाउंट इज अ सेकंड कॉलम। अब सबका मुझे रिस्क वेट बता सकते हैं? रिस्क वेट इधर था ना, रिस्क वेट आइदर दे आर 0% और 20%, 100%। मैंने कैसे याद रखा था? जो नहीं समझता है वो सब तो 100% है, जो नहीं समझता है वो सब तो 100% है, जहां जहां भी बैंक है वो सब 20% है, जो सेफ है the bank loans and advances guaranteed by central state government security, वो सब 0% है। This is how I remembered it. With this background आप मुझे बताना। ओके, ये क्वेश्चन है, बोलिए। कैश विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब कोई माइक में से बताना चाहता है कैश विद रिजर्व बैंक कितना परसेंटेज रिस्क है? 0। क्लेम्स ऑन बैंक, बैंक बैंक बैंक, बोलिए। 20%। अदर इन्वेस्टमेंट जो नहीं समझता है वो सब 100%। एडवांसेस गारंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बताइए। 0%। 0%। लोन ग्रांटेड टू बैंक स्टाफ, बैंक 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 20%। बिल्कुल सही। अदर लोन जो हमको नहीं समझता वो सब 100%। प्रीमाइसेस फर्नीचर एंड ऑल 0, 20 एंड 100। ओके, इंटेंजिबल तो कैपिटल फंड से माइनस हो गया है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम, वहां भी सेम रूल है, यदि गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 0%, गारंटेड बाय अदर बैंक है तो 20, अदरवाइज 100%। सो कितनी कॉलम होगी? वन कॉलम फॉर लिस्ट, अनदर वन फॉर अमाउंट, अनदर वन फॉर परसेंटेज, फिर अमाउंट इन परसेंटेज मल्टीप्लाई करके जो भी आता है, तो दैट वे 4 कॉलम विल बी देयर। 4 कॉलम होगा। सो आप भी लिखो।
calculation of risk adjusted weighted assets and off balance sheet items. ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या होती है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये हम जो भी कर रहे हैं दैट इज एज पर द बैसल कमेटी। ये ऐसा क्यों किया उसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कुछ कुछ बातें समझना। व्हाई दिस वे, मतलब उन्होंने जो एक्चुअल रिसर्च रिपोर्ट किया है वो जब तक में रियल रिसर्च हम नहीं पढ़ते हैं, रिसर्च या पेपर, तो फिर हम लोग को कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल सकता कि उनके माइंड में क्या लॉजिक था वो सब करने के लिए। Particulars, amount, percentage of risk weight, risk adjusted amount, चलो शुरू करें। कैश बैलेंस विथ आरबीआई, हमारे को 60 करोड़ रुपीस इन करोड़, ये 0% है। क्लेम्स ऑन बैंक, other investments, loans and advances, granted to, या तो guaranteed by word है ना, loan granted to bank staff,
against mortgage of flats. Other loans. Premises, furniture. Off balance sheet item, that is contingent liability. Acceptances, endorsements, लेटर ऑफ क्रेडिट. लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब बैंक गारंटी, हमारी बैंक ने गारंटी दिया है. अदर ऑब्लिगेशंस होता है ना. और ये टोटल आप चेक करो कितना आता है. चेक करना इतना आता है क्या? आपको चेक करना है. You have to check. सर लिख दिया. सर Yes, sir, yeah. Is this over? क्या आपका हो गया? क्या आपका हो गया कि नहीं? ये आंसर आया? Tell me fast. Did you get this answer? ये गलत लिखा ना मैंने. ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कितना आता है? ये 0%. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट 0 है ना, याद है ना? चेक करो, चेक करो, चेक करो. प्लीज चेक.
अरे बोलो ना, हो गया तो आई गो फर्दर प्लीज। हो गया तो O for ओके लिखो तो आई कैलकुलेट फर्दर। इफ यू डन अप टू दिस O for ओके लिखो तो आई गो फर्दर। यहां तक हो गया तो O for ओके लिखो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो आंसर लिखो, फाइनल आंसर 1103। टेल मी व्हाट इज दैट फाइनल आंसर। कमेंट क्या है आपका, बोलिए कमेंट। इज दिस सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री? अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों? सिंस capital adequacy ratio is below 9%, it is unsatisfactory. You know, इनको रिजर्व बैंक पकड़ेगी, रिजर्व बैंक विल कैच देम, बोलेगा आपको नया कैपिटल इश्यू करना है तो नया कैपिटल इश्यू करो, और आपकी जो रिस्क वेटेड एसेट्स है ना उसको रिड्यूस करो। क्या बोलेंगे बैंक, रिजर्व बैंक क्या बताएगी इनको? You reduce your risk weight or increase your capital, पब्लिक इश्यू करो, राइट इश्यू करो, ब्रिंग मनी। ये सब खत्म हो गया। कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी एस स्टूडेंट, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ 17 ऑफ यू अच्छा पढ़ रहा है। अंश तो सीए करता है तो ये काम का है। दीपम सब लोग को, अनिष्क, इट डजंट मीन दूसरे को काम का नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जो भी एमबीए होने के बाद भी बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दैट टाइम बीकॉम वाले नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस। आप ऐसा मत बोलना। नॉर्मल जो ग्रेजुएट कोर्सेस है ना, दे डोंट स्टडी बैंकिंग अकाउंट, बीकॉम वगैरह। हो गया? क्या मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? शुड आई स्टॉप रिकॉर्डिंग? शुड आई स्टॉप रिकॉर्डिंग? इसको कल अपलोड कर देगा मैं, आई डोंट हैव टाइम।